ठीक है। तो केवीएल केसीएल पढ़े तो उसमें कोई दिक्कत है? बोले थे कि पढ़ लेना है। कैपेसिटर वाले चैप्टर में हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। किसी को कोई दिक्कत उसमें? नो सर। ठीक है। ठीक है फिर। केसीएल जो था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, और केवीएल जो था कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड था। ठीक है। और अगर हम लोग लूप में घूमते हैं केवीएल के दौरान, तो कैसे पोटेंशियल ड्रॉप लिखना था, ये साइन कन्वेंशन भी हम लोगों ने देखा था कि हायर से लोअर जाएंगे तो निगेटिव, और लोअर से हायर की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग सर्किट थ्योरी में ही। जैसे हमें ऐसा दे रखा है, ठीक है, ऐसा सर्किट है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये बोल रहा है कि 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, एंड ये 2 वोल्ट है। ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है फाइंड करंट इन इस ब्रांच। इसे कैसे करेंगे बताओ? जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे वैसे इसमें सर सेटअप जीरो बनता ले होगा। लेंगे नोड पे। हाँ सर जीरो ले हाँ। लेंगे एक पॉइंट पे, नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, नीचे फिर वाला वहां जीरो से ले लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। सॉल्व करो। इतना तो लिख लेंगे कि नीचे वाले नोड पे जीरो ले लिए तो बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हम लोग लिख लिए। अपर वाले जो पोर्शन है वहां पे हम क्या लिखेंगे? बोलो। नहीं कुछ जम रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एक्स कुछ भी लिख देंगे। ठीक है। तीनों जगह का पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, ये तो हम जानते हैं। तो एक्स बी वाई जेड जो अच्छा लगे हम लोग वो लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें करंट लिखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसमें करंट जो है I1 आ रहा है, इसमें करंट ऐसा I2 आ रहा है, और इसमें करंट I3 आ रहा है। तो अगर इस पॉइंट ए की बात करें तो एट पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए अगर हम केसीएल लगाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि आई I1 वन प्लस प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री। प्लस I3 इजकल टू 0। हम तीनों को इनकमिंग माने हैं तो ये लिखेंगे। तो इनकमिंग है यानी कि हमें पता है कि करंट हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखते हुए हम लोग को लिखना होगा। तो करंट होता है डेल्टा वी बाई आर। तो I1 लिखना होगा, तो -2 को हम हायर माने हैं, तो -2 माइनस एक्स बाई 2a लिखेंगे, प्लस आई टू में 4 वोल्ट को हमने हायर माना है तो 4 - x/2, प्लस I3 में हमने 6 को हायर माना है तो 6 - x/2 इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पे पिछले जो हम लोग लास्ट क्लास क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें डायरेक्टली हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिख जा रहा था, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम एक वेरिएबल माने हैं x, और इस तरीके से लिख लिए। तो नीचे से 2 2 कॉमन लेके गायब हो जाएगा,
यहाँ से दिख रहा है 6 4 10 माइनस 2 8 x इक्वल टू दिख रहा है 8/3 दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अब x 8/3 है तो i1 i2 i3 कहें तो वैल्यू हमसे पूछा है, तो i1 हम बता सकते हैं -2 -8/3 डिवाइडेड बाई 2 -6 4 -7/3 एम्पियर। यहाँ पे करंट में माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन से लिया। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमने माना है उसका अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही i2 फाइंड कर सकते हैं, तो 12 - 8 4/3 यानी 2/3 एम्पियर एंड i3 जो है वो कितना जाएगा 18 - 18 5/3 एम्पियर। हो गया सबका? यस सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब एक देता है इस तरीके का क्वेश्चन, यानी कि पूरा कंप्लीट सर्किट हमें नहीं देगा, सर्किट का कोई एक पार्ट दे देगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा दिया है, ये एक पार्ट दिया है, ना कि ऐसे बी है, ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 4 ओम है, 4 वोल्ट है, ये 2 ओम है, 8 वोल्ट है, फिर ये भी 2 ओम ले रखा। बोल रहा है कि इसमें करंट जो है इधर से इधर की तरफ करंट आई बह रहा है और वो है 5 एम्पियर करंट। तो हमसे पूछ रहा है कि VA माइनस VB जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, ए और बी पॉइंट जो है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा, और पूरा सर्किट नहीं दे रखा है, हमें किसी सर्किट का पार्ट दे रखा है। ठीक है, ऐसा हम जानते हैं कि जब तक सर्किट क्लोज ना हो तब तक करंट नहीं बहता है। तो यहाँ पे करंट कैसे बह रहा है, तो ऐसे समझना है कि सर्किट का पार्ट दे रखा है, कोई भी सर्किट होगा उसमें से एक पार्ट है जिसमें का ये पोर्शन है। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल कैसे पता करें, बोलो? सर बैटरी में भी तो केवीएल रेजिस्टेंस लगा होगा सकते ना। हैं। हाँ, बैटरी में क्या चीज? सर बैटरी में रेजिस्टेंस होता है क्या, कंसीडरेशन वाला? इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन जब तक दिया नहीं गया हो तब तक हम आइडियल रेजिस्टेंस ही मानेंगे। ओके। 36 वोल्ट। ठीक है, ऐसे साथ कैपेसिटर पे भी हम लोग करे थे कि जिस पॉइंट से शुरू करेंगे वो लिखेंगे, यहाँ का पोटेंशियल VA, फिर आगे चले तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 4 × 5 20 +20 या -20, बोलो? माइनस। माइनस, -20। क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, हायर टू लोअर जा रहे हैं तो -20। वैसे ये जो फर्स्ट बैटरी मिला इसमें भी हमें दिख रहा है हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे -4। ठीक है, वैसे फिर ये हमारा करंट रेजिस्टेंस मिल रहा है 2 ओम वाला, तो उसमें भी इधर से हम लोग जा रहे हैं तो -10, फिर +8, फिर -10, और जहां लास्टली पहुंचना था वहां पहुंच के तो लिखेंगे VB। क्लोज लूप होता तो ये पॉइंट भी ए होता, तो ये हट जाता। खैर, यहाँ से VA माइनस VB जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है 20 20 40
-4 36। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो केसीएल के भी लगाना हो तो हम लोग इस तरीके से लगाएंगे। तो उसपे तो अभी आगे और भी आएगा, यहाँ पे फिलहाल बस दोनों क्या होता है उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करे हैं। इसके बाद है हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी बोले थे पढ़ के आने के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है सबको पता है। यस सर। सीरीज में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, किसी को दिक्कत, डेरिवेशन जरूरत है। नो सर। ठीक है, सीरीज यानी कि जो रेजिस्टेंस होंगे ऐसे कनेक्टेड होंगे तो उसे हम लोग सीरीज बोलते हैं। R1 R2 R3 एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्टेड हो, एंड टू एंड कनेक्शन भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो इसमें हम लोग R इक्विवेलेंट अगर फाइंड करेंगे तो R इक्विवेलेंट जो आता है वो क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। करंट जो होगा सब में क्या होगा, सेम करंट पास होगा, फ्लो इन ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में रहेगा तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम करंट पास होगा। अगर हम इसे ऐसा कोई सी बैटरी से कनेक्ट करे होते तो यहाँ का पोटेंशियल V1 बोलते हैं, यहाँ का पोटेंशियल V2, यहाँ का पोटेंशियल V3। तो इसमें से करंट आई जा रहा है तो हम लोग V1 लिख सकते थे IR1, V2 लिख सकते थे IR2, V3 लिख सकते थे IR3। अगर ये बैटरी से कनेक्टेड होता तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखते हैं। थर्ड, इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड, सीरीज में ही है तो n आइडेंटिकल है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो। NR। NR, सब R जो है n टाइम्स ऐड होगा तो NR। फोर्थ, यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते जा रहे हैं तो जो हमारा इक्विवेलेंट होगा, क्या जो सबसे लार्जेस्ट होगा उससे भी ज्यादा वैल्यू आएगा। यस सर। ठीक है, यानी कि अगर एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 0.01 ही है, दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा, इसमें माइनस तो होता नहीं है, रेजिस्टेंस सारा पॉजिटिव है, तो जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगा वो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यानी 100 है इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि हम इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ही करेंगे। ठीक है, तो बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट विल बी लार्जर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस हो गए उसमें से सबसे लार्जेस्ट जो होगा उससे भी ज्यादा हमारा इसका वैल्यू आएगा। फिफ्थ, अगर ऐसा कोई रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये V है, ये R1 है, R2 है, यानी कि R1 R2 के क्रॉस अगर हमें पोटेंशियल पता है तो हम यहाँ से V1 V2 लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ से V2, हम R इक्विवेलेंट नहीं पता फाइंड करना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं। यहाँ 2 है तो R इक्विवेलेंट हमें डायरेक्टली दिख रहा है, R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो करंट V बाई R1 प्लस R2 होगा। तो हम लोग आराम से V1 V2 लिख सकते हैं। दूसरा चीज कि V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो I जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। दिस इम्प्लाइज दैट कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो V1 इज टू V2 जो होगा वो हम बोलेंगे R1 इज टू R2। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा, यानी कि यहाँ से हम V1 बोल सकते हैं R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V1 प्लस V2, यानी कि हम भी लिख सकते हैं। ठीक है,
सिमिलरली V2 लिख सकते हैं। कितना भी रेजिस्टेंस रहे हम लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग कि अगर एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हो तो हम लोग बोलते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सेम दो पॉइंट्स के बीच में अगर कितने भी रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो या कोई सा भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो, सारे अगर दो सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हो तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये पैरेलल कनेक्शन है। इसे अगर हम बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो हमें दिख रहा है कि ए बी के अक्रॉस का जो पोटेंशियल होगा वो भी वी के बराबर होगा। लेकिन यहाँ से अगर करंट आई जा रहा है तो सब में करंट बराबर नहीं जाएगा, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। तो यहाँ से दिख रहा है कि पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, विल बी सेम। ठीक है, अक्रॉस रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है उनके अलोंग जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। यहाँ से हमें दिख रहा है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, KCL लगाएंगे तो ठीक है। I1 का वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए तो दिख रहा है पोटेंशियल सबके क्रॉस सेम है तो V/R1। I2 का वैल्यू पूछा जाए तो V/R2। I3 का पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं V/R। ठीक है, अगर V पता है, R1 R2 R3 पता है तो हम लोग ये चीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स लिख रहे हैं। R इक्विवेलेंट अगर हमें पता करना हो तो क्या लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितना भी है चलता जाएगा फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। R इक्विवेलेंट कितना होगा बोलो? R/N। सब इक्वल है तो 1/R लिख रहे हैं प्लस ये n टाइम्स होगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है n/R, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N। यानी कि अगर इक्वल इक्वल को हम पैरेलल में जोड़े हैं तो जितना भी होगा उतना टाइम से डिवाइड कर देंगे। थर्ड, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि एक 100 ओम का और 0.01 का दो अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़े हैं तो आंसर क्या आएगा इन दोनों के बीच में, या 0.01 से छोटा या 100 से ज्यादा, बोलो। सर पैरेलल में जोड़े हैं हाँ, दोनों के बीच में। चलो एक 100 लेते हैं और एक 1 लेते हैं। तो जैसे 1/R इक्विवेलेंट पता करना हो तो 1/100 प्लस 1/1 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है, 100/101। तो ये जो वैल्यू है ये क्या लेस देन 1 है? कोई सा भी तुम क्वांटिटी लेके चेक कर सकते हो, जो R इक्विवेलेंट होगा विल बी लेसर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टर इन पैरेलल। जो पैरेलल में हम जितने भी रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं उन सबसे छोटा होगा। ठीक है, अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो जो सबसे बड़ा क्वांटिटी होगा उससे भी ज्यादा है, अगर पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो जो सबसे छोटा क्वांटिटी है उससे भी छोटा वैल्यू आएगा। क्लियर है? यस सर। फॉर टू रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, R1 R2 बाई R1 प्लस R2।
ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, उसी चीज को एलसीएम लिए हैं। मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हमें कोई भी सर्किट सॉल्व करते हुए बीच में कोई चीज मिला, इधर से करंट आई जा रहा है, इधर से I1, इधर से I2, हमें पता करना है I1 I2 कितना होगा। तो एक तो मेथड है R1 R2 का इक्विवेलेंट पता कर लें। R1 R2 का जो इक्विवेलेंट आएगा, तो हम V इजकल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। तो जो पोटेंशियल आएगा V इजकल टू कितना आएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट, यानी कि R1 R2 बाई R1 प्लस R2 आएगा। एक तो ये मेथड है, ये अगर V आ गया तो V बाई R1 जो है I1 है, V बाई R2 जो है I2 है। दूसरा मेथड हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि V जो है वो सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि I जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। ये चीज को ध्यान में रखना है। करंट जिस भी रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा उससे करंट कम जाएगा, जिसका कम होगा उससे करंट ज्यादा जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं I1 इज टू I2 जो होगा वो 1/R1 इज टू 1/R2। कितना भी नंबर रहे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ से I1 का वैल्यू लिख सकते हैं 1/R1 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू I1 प्लस I2। इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें दिख रहा है ऊपर बचेगा R2, R1 कैंसिल हो जाएगा और R1 प्लस R2 इंटू I। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि अगर I2 लिखना हो तो ऊपर क्या आएगा, R1 R2 इंटू I। क्लियर है? यानी यस कि अगर I1 लिखना है तो R2 ऊपर, I2 लिखना है तो R1 ऊपर। इनवर्स का रेशियो है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, इसे ध्यान में रखना है सीरीज पैरेलल के लिए। बाकी एक बार बुक देख लेना कि कैसे डिराइव हुआ है। उम्मीद है कि सबको पता हो, फिर भी नहीं पता है तो का पूछ लॉस सकते हैं। है, हाँ किरचॉफ्स लॉस। हाँ, मतलब इक्वेशन लिखते हैं दो तीन, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। अब इन्हीं पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही से शुरू करेंगे, तो फटाफट बताते जाओ। 2 ओम 4 ओम सब में ओम लगा हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आर ए बी बताना है। सर फॉरवर्ड 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और है। पहला आ गया सबका, किसी को दिक्कत है? फर्स्ट वाले में किसी को कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। सबको आ गया है? बताना पड़ेगा कि स्किप करें। सर स्किप करिए। हाँ, सबका आ गया है, उम्मीद करते हैं। नहीं आया है तो पूछ लो। मैंने सबको आ गया है, ठीक है। सेकंड का?
17 अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये 7 नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। यस सर। ये 7 जो है यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे ए है, ये 2 है, ये 7, वैसे कैलकुलेशन बढ़ जा रहा है। अब आसानी से आ जाएगा। सर 6। अरे सबका 12 और 6 है, तो इसका लिख सकते हैं 12 इंटू 6/18, 12 प्लस 6 3, यानी कि इसका आ गया 4, 6 4 10, 10 10 5 5 7 12, 12 6 फिर से 4 4 2 6 1। ऐसा है 2 3 2 2 4 4 4 3 2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं। ये जो है एक सिंपल सा वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। आ गया। सर 8 ओम। 8 नहीं, 3 2 2 3 7 आ रहा है। ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन का ये ऐसा कनेक्टेड है। अगर हम मान ले कि ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट Q है, तो आर पी क्यू कितना है, अगर ये पता चल गया तो सब हो जाएगा। बोलो। ये जो कनेक्टिंग वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। 0। तो अगर हम आर पी क्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, 1/r/pq अगर लिखना हो तो 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/0, ये लिखेंगे। लिखेंगे यस सर। यानी कि 1/0 इनफाइनाइट होगा, यानी कि हमें कितना मिल रहा है, 0, ये चीज मिल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ ध्यान से देखो,
एक तो ये मिला कि अगर बीच में कहीं भी ऐसा वायर कनेक्टेड है तो उसके आसपास के जो रेजिस्टेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो हमारा जीरो ही आ रहा है। दूसरी चीज कि यहाँ से अगर करंट हम ले आते आई, तो इधर I1 जाता, इधर लेट से I2 जाता और इधर I3 जाता। ध्यान से देखो तो I जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, रेडियस बोल रेजिस्टेंस होता है। तो क्या I2 जो है यहाँ पे वही I के बराबर होगा, एंड I1 जो है I3 के बराबर होगा और जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे जो करंट है उसमें जब बीच वाले पोर्शन से जा रहा है तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ऊपर और नीचे रुकावट है। तो किधर जाना पसंद करेगा? जिसमें रुकावट नहीं है। यानी कि एक आदमी आया, उसे 3 रास्ते चॉइस मिले हैं। 3 में से एक में कंकड़ पत्थर है, एक की तरफ कांटे बिछे हुए हैं और एक पूरा एकदम प्लेन सपाट है। तो किस रास्ते से जाना प्रेफर करेगा? तो जो प्लेन होगा। तो वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि करंट को दो जो ब्रांचेस थे I1 एंड I3 उसमें अपोजिशन मिल रहा है, लेकिन I2 में कोई अपोजिशन नहीं है, तो सारा का सारा करंट किधर से जाएगा? इसी ब्रांच से होते हुए जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इतने रिजल्ट से कि जो 4-4 और 2-2 वाले जो रेजिस्टेंस वो फालतू में शोपीस में है, वो हमारे किसी काम के नहीं। इतना बात क्लियर है? बोलो। यानी कि अगर हम इसे P और Q बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पोटेंशियल ऑफ P एंड Q जो है वो सेम है। पोटेंशियल ऑफ P इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Q। और ऐसा है तो फिर इधर से इस वाले ब्रांच से और इस वाले ब्रांच से जो करंट है वो जीरो जाएगा, क्योंकि वो इस दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो जीरो है। इतना बात क्लियर है? तो ये जो सर्किट बनेगा वो हमें ऐसा बनता हुआ फिर मिलेगा। सिर्फ ऊपर वाले को एक साथ लिख देते हैं। ऐसा बच जाएगा बस। ये 5 है, 3 2 मिलके, ये 4, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 4 2 6 3 2 और 5 7 ओम आंसर। क्लियर है? सर इससे जनरलाइज कर सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे करंट नहीं जाएगा। हाँ, तो ये जो सिचुएशन है इसे हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, कहीं भी ऐसा अगर डायरेक्टली वायर जो है कनेक्टेड दिखेगा तो उस वायर के क्रॉस अगर हम देख रहे हैं तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है तो सर्किट में बस शो पीस का है, हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम कैलकुलेशन में उसे गायब कर देंगे। ठीक है, क्लियर? एक बार जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही खतरनाक था और लास्ट में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट दे दिया था। बस वो चीज जिसने देखा पूरा सर्किट ही गायब हो गया, बस सिंपल सा। फिर उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज बच रहा था। हमसे बोल रहा है फाइंड करेंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, हर कौन ब्रांच सा में करंट फाइंड करना है, कौन सा ब्रांच? सब में जितने भी दिख रहे हैं। यानी कि नंबरिंग कर देते हैं, I1 I I2 I3 I4।
So 10, 20/3, 10/3. 10, 20/3, 10/3. 10/3, और I3, I4, 5/3, 10/6, 5/3 हो 10/6. जाए। Yes, हाँ sir. वही 5/3, 5/3। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ से अगर आर इक्विवेलेंट ध्यान से देखो तो कितना दिख रहा है हमें, 4 4 2 4 6 और 3 2 ओम दिख रहा है सबको। यस सर। अगर आर इक्विवेलेंट 2 ओम तो तो आई हम लोग कितना बोल सकते हैं, 10 एम्पियर। 10, 20/10, 10 एम्पियर। I1 के लिए यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 माने तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0 होगा और यहाँ का 20 होगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 20 है, तो ये 20/3 होगा। I2 कितना लिख सकते हैं, 10 में से 20/3 चला गया तो कितना बचा, 10/3। 10/3। ठीक है, अब ये 10/3 आया और इधर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो ज्यादा सोचना है नहीं, इक्वल है तो आधा आधा गया होगा, 5/3 एम्पियर, एंड इधर भी 5/3 एम्पियर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? नो सर। सर ये टॉपिक कैपेसिटर से पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया? करंट को यस सर। पढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे एनसीईआरटी में पहले कैपेसिटर दे रखा है तो कैपेसिटर पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कैपेसिटर पढ़ ले या बाद में, दोनों में से कोई भी पहले बाद में हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुकलेट भी उसी तरीके से तैयार है, एनसीईआरटी में भी वही है। 12th में मेनली क्या होता है, स्कूल में हमारे ये चल रहा है, उससे भी फॉलो करना पड़ता है। इसमें भी करंट फाइंड करना है, सारे ब्रांच में कितना होगा। छोड़ दो, आ गया। Sir 4/7, 8/7 और 16/7. आई कितना आ रहा है, 10। आई 4. 4 आएगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट अगर पता करोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है, 8 4 12, 12 6 पैरेलल में है तो 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 3 2 10 आ रहा है। ठीक है, तो आई आ गया 4। अब ये जो आई है यहाँ पे ब्रांचेस में डिवाइड होगा, तो कैसे होगा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा है, यहाँ से 4 एम्पियर आया, इधर ये 3 ओम था, और इधर हम बाकी सबको सॉल्व करे हैं तो हमें 6 ओम दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ये बाकी सबका इक्विवेलेंट जो है 6 ओम है, 8 4 12, 6 4 और 2 6। तो यहाँ से अगर हम इधर की तरफ करंट देखें, यानी कि इसमें करंट अगर हम I1 बोल रहे हैं तो I1 कितना होगा, इधर I2, तो I1 की वैल्यू कितना होगा बता सकते हैं। I1 इक्वल टू लिखेंगे तो 6/9 × 4, 6 कहाँ से, तो R2
by R1 plus R2 9 into 4। क्लियर है? 8/3। 8/3 एम्पियर। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं कि ये वाला जो है इसमें भी दो ब्रांचेस निकले हैं। कैसे? तो एक ब्रांच ऐसे गया है और एक ब्रांच ऐसे आया है कि इसी में जो करंट है वही बह रहा है। कितना? इसमें कितना बह रहा होगा? 2/3। 3/9 into 4 यानी कि 4/3 एम्पियर बह रहा है। तो ये 4/3 जो है इधर 6 ओम है और इधर 8 4 12 है। 4 और 8 तो इसमें जा रहा होगा। तो इधर कितना जा रहा होगा? तो क्या लिखेंगे? बोलो। 4/9। 6/18 into 4/3। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है 4/9 एम्पियर। इधर अगर हमसे पूछा जाता, यहाँ से भी ये ब्रांच है, तो यहाँ पे अगर 8/9 हमें पूछा जाता तो 12/18 into 4/3 कितना आ जाएगा? 8/9 8/9 एम्पियर। ठीक है, यानी कि इसमें जब हमसे करंट पूछा जाएगा तो करंट इन दोनों का सम यानी कि 4/3 ही है। ठीक है, तो ये तो 4/3 ही आया होगा। तो सब में हमें करंट पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे हम सब में पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें से किसी एक पार्ट में पूछेगा कि इस पार्ट में बताओ कितना होगा। ठीक है, तो जो भी पार्ट दिया है उसमें निकालने आना चाहिए। ऐसे सवाल अब उम्मीदें हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक कनेक्टिंग वायर ऐसे दे के रखा है। हमसे पूछ रहा है कि इसमें जो आई बहेगा, करंट एक्स वाई जो है वो कितना बहेगा। सर ठीक है, 6 ओम 12 ओम कर दीजिए ना। हाँ 6 ओम को 12 ओम कर दीजिए ना। तो उससे क्या होगा? चलो 12 करेंगे तो ठीक है। 12 6 3 5 इसमें आई थोड़ा अति हो जाएगा। बारह करने से 0 हो जाएगा क्या बताओ? कैलकुलेशन के लिए 6 ही सही है, 6 यूज करो। ठीक है, 12 करने से बाहर तो मिल जाएगा। ठीक, डिवाइड करने में दिक्कत होगा। इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा ये बता सकते हो? सर 36/7 36/7 नहीं, सर 36/7। 36/7 आ रहा है कैसे?
अच्छा ये यूज कर रहे हो ना। देखो ये चीज जो एक्स वाई है, अगर ये वायर नहीं होता तब 36/7 होता, लेकिन जब वायर है तो ये जो हमें सर्किट है ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई जो पॉइंट है वो एक्स और वाई पॉइंट सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये भी 6 ओम। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 6 6 3, 6 3 का 2, 5 ओम। एक्स और वाई यानी कि दोनों पॉइंट क्या है, दोनों को अगर हम एक वायर से जोड़ दिए हैं, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते थे कि एक्स और वाई को दोनों को हम एक साथ ज्वाइंट कर दिए। सर यहाँ पे तो पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई का पोटेंशियल सेम है, हाँ, तो फिर करंट को तो बहना ही नहीं चाहिए। यही चीज तो समझाना है यहाँ पे, देख लो अभी। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई के बीच में हम एक वायर से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, एक वायर है, एक्स और वाई के बीच में वायर है। वायर नहीं होता, इसका मतलब ये होता कि हम एक्स और वाई को दोनों को चिपका दिए, एक साथ ज्वाइंट कर दिए। तो ज्वाइंट कर दिए तो ऐसा हमारा सर्किट बनता, उसके लिए आर इक्विवेलेंट 5 आता। इतना बात समझ आया है? ठीक है, सर अगर ये 5 है तो यहाँ से करंट जो है 4 एम्पियर जाता। ठीक है, अब वो 4 एम्पियर आगे जैसे भी डिवाइड हो अलग की बात है। अब आते हैं तुम्हारी बात पे कि अगर एक्स और वाई दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो करंट जीरो होगा। कब जीरो होता है? जब बीच में रेजिस्टेंस हो तब। हम पहले भी बोले हैं कि अगर एक कनेक्टिंग वायर होता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका रेजिस्टेंस जो है जीरो है, तो इसमें करंट बहेगा, बता है ना। भले ही इस ए और बी का पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। कनेक्टिंग वायर में क्या होता है, पोटेंशियल सेम ही होता है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, बहेगा। बात क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस होता तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है, तो सेम पोटेंशियल नहीं होता, डिफरेंट होता। अभी हम एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम इसलिए कह दे रहे हैं क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता, मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 की जगह 12 होता, ऐसा अगर हमारे पास सर्किट होता लेट से। ठीक है, ये 6 3 12 6 व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। इस केस में अगर ये एक्स और वाई होता, ये हम अलग चीज बता रहे हैं, इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं। तो एक्स और वाई जो होता, यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल ऑफ एक्स जो है पोटेंशियल ऑफ वाई होता। क्लियर है? लेकिन यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे करंट जो है जीरो हो हम कह नहीं सकते, मे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कहीं सिचुएशन आए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आएगा, क्योंकि उस के थ्रू रेजिस्टेंस है ही नहीं। थोड़ा बहुत भी चांस मिलेगा तो करंट एक्स वाई में जाएगा ही, करंट जीरो नहीं होगा। लेकिन रेजिस्टेंस होता, उसके बाद अगर पोटेंशियल सेम होता तो करंट 100% जीरो जाता। क्लियर है? सर इतना बात समझ आया कि करंट जो है यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगा तो कितना होगा ये हमें पता करना है। तो कितना होगा बताओ? जैसे पहले फाइंड किए हैं वैसे ही यूज करेंगे। ये 4 है तो यहाँ का पोटेंशियल हम लोग पता कर सकते हैं। सर इसके क्रॉस 20/6। पोटेंशियल 20/6। इसमें तो -2/3 है। 20/6 कितना आएगा? 10/3। कुछ गड़बड़ करे हो गया।
देखते हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2 आएगा, तो यहाँ का 8 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो। और इधर का जो होगा वो 12 वोल्ट होगा, दिख रहा है। अगर ऐसा है तो हम लोग इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें करंट कितना जाएगा आसानी से पता कर सकते हैं। तो 6 ऊपर वाले में जो करंट जाएगा वो 8/6 जाएगा, यानी कि 4/3 एम्पियर बोल सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे इसमें बोल सकते हैं कि 12/6 यानी 2 एम्पियर जाएगा। क्लियर है? इतना बात क्लियर है? यानी कि हम उस सर्किट को हम फिर से ऐसा बना रहे हैं, तो हमें ये x और ये y दिख रहा था। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो इधर से करंट कितना गया, 4/3 एम्पियर। इधर कितना गया, 2 एम्पियर। इधर हमें I पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 4/3 जो है वो I+2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से I हमें कितना मिल रहा है, तो 4/3 - 2/3 एम्पियर। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हम डायरेक्शन माने हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट जा रहा है। क्लियर है? किसी भी पॉइंट में दिक्कत है पूछ लो। सर वो जो हम लोग चेंज कर दिए ना उसको, जो सेकंड डायग्राम बनाए क्वेश्चन को, वो मतलब कैसे सोचे थी, मतलब ये वाला कैसे कर सकते हैं? यहाँ से ये नो सर, उसके ऊपर वाला जो है व्हाइट पेन ये से। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कभी भी सर्किट दिखे तो क्या देखना है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस है वो तो रेजिस्टेंस है, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है वो कनेक्टिंग वायर है। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व करते वक्त भी वैसे ही सोचना है। अब वायर को हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, अपने घर का कहीं भी एक वायर सोचो कि है एक तार जा रहा है। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ से और यहाँ x को y से हम एक अलग तार से जोड़े या फिर दोनों को हम एक साथ चिपका दे, कोई फर्क पड़ता है क्या? ठीक है, जैसे कि तुम एक बल्ब है यहाँ जला रहे हो। ठीक है, हम क्या किए कि एक तार को लिए, यहाँ से लिए और यहाँ जोड़ दी। हमको मतलब तार लिए हैं, कोई और चीज नहीं जोड़े। ये जोड़ने से हमारा कोई मतलब निकलता है? हम इस वाले को हटा सकते हैं या फिर इसको, दोनों में से किसी को हटा सकते हैं, बात बराबर है। ठीक है, तो वैसे ही कनेक्टिंग वायर है, इन दोनों को पॉइंट को जोड़ दिया, नहीं दोनों पॉइंट सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं हमें दिख रहा है दोनों पॉइंट सेम चीज है। कभी कभी होगा कि हाँ सर जो क्वेश्चन वाला डायग्राम है ना, उसका हम लोग एक पॉइंट अगर इधर से ले, जो 6 वाला कि जो मतलब जहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है ना, जहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है 6 ओम और 3 ओम में, तो सर वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो उस पॉइंट का पोटेंशियल तो 20 वोल्ट्स होना चाहिए। यहाँ का यस सर। इस दोनों का एक्रॉस जो है वो डिफरेंस 20 होगा। ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल 20 ही हो। ठीक है, हम पहले भी बोले थे कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल हमसे पूछेगा तो हम लोग 0 नहीं मानेंगे, हम लोग एक्स वाई मानेंगे। लेकिन हमें करंट पूछ रहा है तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि यहाँ का अगर हम 0 मानते हैं तो इधर का 20 मान लेते हैं। क्लियर है? तो अगर हम पर्टिकुलरली सर। बोले कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 हो तो वह स्टेटमेंट गलत है। मे भी हो सकता है लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि 20 ही होगा। हाँ, लेकिन हम बोल सकते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो ए बी का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 20 होगा, और ए जो है हायर पोटेंशियल पे होगा, बी जो है लोअर पोटेंशियल पे होगा। क्लियर है? यानी कि अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो यहाँ पे 25 रखेंगे। ए का पोटेंशियल बोलेंगे 25, बी का 5। क्लियर है? सर तो हम लोग फिर 20 0 रख के भी तो मतलब वहाँ का 20 मतलब डिफरेंस तो बोल सकते हैं ना।
हाँ डिफरेंस बोल सकते हैं। सर तो फिर अगर ऊपर वाले फिर सर्किट में उधर 6 ओम में तो 20/6 करंट जाना चाहिए ना, और नीचे वाला में 20/3। अच्छा 20 ए और बी का बीच का डिफरेंस है या ए और एक्स का बीच का डिफरेंस है? ऊपर वाले में क्या जाएगा करंट? पोटेंशियल ऑफ ए और एक्स ना। ये बोलो। तो समझ आ गया। ठीक है। और नीचे वाले में ए और वाई का बीच का पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे ना। क्लियर है अब? यस सर। अभी तो सर्किट भी बहुत सॉल्व करना है हमें। ठीक है। थोड़ा बहुत बैटरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, बैटरी का कनेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद सारा जो है एक साथ हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी सर्किट में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। एक से ज्यादा हो सकता है बैटरी लगा हो, दो से ज्यादा बैटरी लगा हो तो भी कैसे यूज करेंगे, तो इसलिए बैटरी का और उसका कॉम्बिनेशंस को देख लेते हैं। तो बैटरी क्या होता है? तो बैटरी जो होता है हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं केमिस्ट्री में या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि बहुत तरह का बैटरी होता है। जो बेसिक उसका फंक्शन होता है वही चीज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सॉल्यूशन होता है। ये दोनों जो है, ये जो दोनों है इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव, एनोड एंड कैथोड। ठीक है। एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं कि कैथोड को? बोलो। सर नोड पॉजिटिव। एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव, जो भी है इलेक्ट्रोड्स है। ऐसे दो प्लेट्स हैं, अगर ऐसे कनेक्ट किए हैं तो ये बल्ब जो है ऐसे जलने लगता है। ठीक है। तो इसके पीछे जो होता है क्या फंक्शन होता है, ठीक है, बल्ब को जलाने में ये बैटरी कैसे वर्क करता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन घूम फिर के आता है तो बैटरी उसे कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो बैटरी, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। हाँ, तो वही कैसे करता है उस चीज पे चर्चा करते हैं फोर्स के टर्म में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा चीज दे रखा है दो इलेक्ट्रोड्स, तो हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसे और नेगेटिव को छोटा डंडी बनाते हैं, तो बोलते हैं ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अब हम मान लिए कि इधर से एक ई पॉजिटिव जो है अपना एनर्जी लूज करके आया इस इलेक्ट्रोड के पास। तो ये पॉजिटिव यहाँ पे जब आया तो इससे इस पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचना है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो उसे यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कोई एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को इस निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे लाने में हमें दिख रहा है कि एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल इफेक्ट आना पड़ेगा, तभी ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और कुछ एनर्जी को गेन करेगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाता है? तो हम लोग बोलते हैं केमिकल, वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ये एक्सटर्नल फोर्स लगता है। ठीक है। और यही जो केमिकल फोर्स के कारण जो हम लोग देख रहे हैं कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट होता है वही इसमें एनर्जी सप्लाइड होता है टू चार्ज। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल ने वर्क करा है वही एनर्जी चार्ज के पास जाता है और वो एनर्जी लेके फिर वो बल्ब के पास गया, बल्ब ने इससे एनर्जी लेके जल गया, तो हमें लाइट दिखता है। क्लियर है?
अब यहाँ पे अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट है, ड्राई सेल्स में पता नहीं अंदर क्या-क्या डालते हैं हम लोग। तो वैसे-वैसे बहुत सारे तरीके के सेल्स पड़े होंगे, तो अंदर बहुत सारे केमिकल्स डला होता है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस होता है और उस केमिकल रिएक्शन जो है चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो चार्ज कैरियर यानी कि जो चार्ज है, वो उस एनर्जी को लेकर बल्ब या किसी भी कंडक्टर रेजिस्टेंस के पास जाता है और वहाँ पे वो उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लेता है। ठीक है? अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है, जब मूव कर रहा है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे भी अगर हम H+, SO4, SO2, SO4 2 माइनस ये अगर हम आयन्स हैं इसमें अगर मूव कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स इसमें यही चीज़ मूव कर रहा होता है, तो इस मूवमेंट में भी थोड़ा बहुत ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे अदर मॉलिक्यूल्स रेजिस्टेंस लगा रहे होंगे। यानी कि फ्री मोशन नहीं हो रहा होगा अंदर में भी, यानी कि इट एक्सपीरियंसेस मोशन ऑफ आयन्स inside battery experiences some opposition। ठीक है, कुछ ऑपोजिशन को एक्सपीरियंस करता है और इसी चीज को बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसे स्मॉल आर से लिखते हैं, बोलते हैं कि बैटरी का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो रिप्रेजेंटेशन आता है बैटरी का, ये आता है, ये जो दो डंडीज हैं ये हमें दिखाते हैं कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। साथ में हम एक ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जो रियल हमारा बैटरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका लिखते हैं हम लोग ई से लिखते हैं, इसे हम बोलेंगे ईएमएफ और ये जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे क्या बोल रहे हैं ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, अब इस पे आते हैं ये क्या है। ठीक है, सर अगर हम हाँ सर लेकिन मतलब कभी भी मूवमेंट तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में इसको कैसे समझ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है किस डायरेक्शन से आया होता, उल्टा डायरेक्शन में, नेगेटिव से यस पॉजिटिव। सर। तो वो कहाँ पे आया होता है, इस जगह पे पॉजिटिव प्लेट पे, यस सर। तो यहाँ पे आता है तो यहाँ से इधर ले जाने में इधर लगाना पड़ता। सर तब तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता ना। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा है, आगे या पीछे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें तो आगे ले जाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना ही पड़ेगा। यस सर। ठीक है, बस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, बाकी सब वही चीज क्लियर है। सर तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से मतलब बल्ब फिर कैसे जलता है हमें? कहानी तो बताए थे नहीं, चार्ज कैरियर्स के केस में करंट का पहला दिन ही था तो उस दिन बताए थे ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे बैटरी के पास आया, बैटरी ने उसे एनर्जेटिक कर दिया, अब वो लेके जाएगा बल्ब के पास, तो जो चार्ज उसके पास पहुंचा एनर्जी तो वो क्या करेगा, बल्ब यूटिलाइज कर लेगा। सर समझ मतलब गए। केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है ना? हाँ, वही केमिकल जो एनर्जी था वो लेकर बल्ब के पास गया, बल्ब उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कंज्यूम किया और हीट एनर्जी के टर्म में ट्रांसफर कर दिया। यस सर समझ। ठीक है, और अच्छा एक सवाल और पूछना था, जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताते हैं, एक सवाल का जवाब दो।
इसी चीज से आया ये ध्यान में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी जो है बैटरी से लेकर किसी भी बल्ब के पास या पंखे के पास लेके जाते हैं। ये कितने के स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर के अंदर में, 10 वायर के अंदर में? 10 पावर 6। और रैंडम मोशन था 10 का पावर 6। करंट के लिए क्या था? ड्रिफ्ट स्पीड था। ठीक है, जो हम करंट के कैलकुलेशन में स्पीड लिए थे और ड्रिफ्ट लिए थे, रैंडम मोशन को नेग्लेक्ट करे थे। यस और सर। ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर कितना होता है बताए थे क्या? नो सर। नो ठीक है, इसका ऑर्डर होता है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ज्यादा या कम है? कम है। तो इसे 1 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 1000 seconds. 1 मीटर So 100 seconds. 100 सेकेंड डिवाइडेड बाई 60 कर दें तो ये 100 या 1000 रहेगा? 1000 रहेगा। ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ ना आएगा? इतना ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स। क्लियर सर है? सेकंड्स ना। डिवाइड बाई 60 किए हैं ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स 100/6 है। 16 सेक्शन होते हैं ना, 16 मिनट। सोचो कि अगर हम लोग, एक स्विच है, स्विच से बल्ब का दूरी 1 मीटर से ज्यादा ही रहता है। घर में स्विच हम लोग नीचे लगाते हैं, बल्ब ऊपर लगाते हैं, तो 1 मीटर से दूरी रहता है। लेकिन हम लोग जैसे स्विच को ऑन करते हैं, करंट बल्ब तुरंत से जल जाता है, टाइम नहीं लगता है। जबकि अगर हम स्विच के पास से अगर कनेक्ट किए हैं तो वहां से जब चार्ज फ्लो करता तो 1 मीटर जाने में उसे 16 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन तुरंत होता है। क्यों? सर इलेक्ट्रॉन्स हर जगह प्रेजेंट होता है, बट स्विच ऑन करने पे उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है, और ये जो हम लोग टाइम लेते हैं, ये पूरा एक रिवोल्यूशन का। ठीक है, जैसे कि वैसे ही हम सोच सकते हैं कि एक पाइप जो है वो पूरा पानी से फिल है। ठीक है, अगर हम एक एंड पे 1 लीटर पानी उसमें पुट करते हैं तो दूसरे एंड पे 1 लीटर गिरेगा, तो क्या सेम पानी गिर रहा है? नहीं। जो हम लोग अंदर डाले वो तो नहीं गिर रहा है, जो दूसरे एंड पे पहले से मौजूद था वही गिर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, जब हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो पूरे वायर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट हो जाता है। क्योंकि वायर है वो भी कंडक्टर ही है, भले ही रेजिस्टेंस बहुत कम मानते हैं, बहुत कम है, लेकिन है तो कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पीड होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड के बराबर होता है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। वो क्या है? बहुत फास्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी ही पूरे वायर में कवर कर गया, यानी कि जहां पे जो इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे घूमना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नहीं कि सबके पास एनर्जी होता है। बात समझ आया? अब यस आते सर। हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है, इलेक्ट्रॉन जाता है और वही इलेक्ट्रॉन जल जाता है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि वही इलेक्ट्रॉन के कारण करंट बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। तो इस चीज पे ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या है तो उस चीज को हम लिखते हैं। ये ध्यान रहे कि भले ही टर्म में आ रहा है फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस है, वर्क डन है, एनर्जी। एक बार पूछ भी लिया था बहुत पहले, अभी तो नहीं, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होगा।
जो कोई नहीं जाना होगा, जो नहीं सुना होगा, वो न्यूटन मार के आया होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। भले ही फोर्स है, लेकिन ये क्या है? इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit charge from लोअर पोटेंशियल टू यूनिट। यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, नेगेटिव होता तो उल्टा डायरेक्शन लेते हैं। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इनसाइड बैटरी। ठीक है, बैटरी के अंदर में ये मैं बोल रहे हैं कि अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तब भी अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसे ही हम बोल रहे हैं कि ये ईएमएफ है। इसका यूनिट अगर पूछेगा तो यूनिट हमें वर्क डन दिख रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम लोग बोलेंगे कि वोल्ट होगा, क्योंकि वर्क डन इनटू यूनिट चार्ज, तो वर्क डन बाय चार्ज वोल्ट आता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में वही देखेंगे कि हम लोग अगर किसी भी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हम डेल्टा वी लिखते हैं और ईएमएफ जो ई लिख रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, यानी कि हम जो पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे वो ये जो पूरा बैटरी है ए और बी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी अगर हम लिखें, यानी कि वी ए माइनस वी बी लिखते हैं, तो ये हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। एंड ई बोल रहे हैं तो ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो दोनों में क्या फर्क है, कैसे लिखेंगे, वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस सर बुकलेट से कुछ बना सकता हूँ करेंगे। हाँ, तो उसमें बता दीजिए। पहले पहले कुछ नहीं दिए थे। नो सर, इस चैप्टर में नहीं पूछते। HCV क्वेश्चन नंबर 28 to 39 बुकलेट एक्सरसाइज 3 1 to 8। एक मिनट और। वन टू 13 HCV का 1 to 13 प्लस इतना, और एक्सरसाइज 2 1 to 9। ठीक है, ठीक है फिर। सर एक्सरसाइज 3 में क्या था? 1 to 8। 2 में था 1 to 9। हाँ सर एक्सरसाइज 3 में। हाँ, एक्सरसाइज 3 में 1 to 8 और एक्सरसाइज 2 में 1 to 9। ठीक है, पीडीएफ भेज देते हैं, देख लेना एक बार।